चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गोविंदा, रोहित, एमडी सरफराज, सूरज, अंकित, आर्यन। भैया पटना में नोट्स कहाँ मिलेगा? उसी नंबर पर कॉल कीजिए, बता दिया जाएगा। नंबर नहीं है आप लोग का नंबर दिए थे ना एक तो नोट्स के लिए, उस पर कॉल कीजिएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है ना। सारा जानकारी उसी पर मिल जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव के लिए किरण 14,000 प्लस बुक ले लें। 14,000 प्लस बुक कौन बुक है? अभी तो हम नहीं देखे हैं। ऐसे अभी ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो करवा रहे हो कीजिए, शाम में जो लगवाते हैं आपका यूट्यूब पर, वो तो देखना ही है। 6300 जो किरण पब्लिकेशन ने करवाए हैं वो अगर नहीं देखें तो वो देख लीजिए, ठीक है ना। फिर अभी हम आपका टॉपिक जब ख़त्म होता है तो हर टॉपिक के अंत में फिर हम ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं, वो सब देखना है, ठीक है ना। यही पढ़ रहे थे तो अशोक आज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। अशोक आज ख़त्म हो जाएगा। अशोक जो पढ़ रहे थे मौर्य वंश आज कंप्लीट तरह से ख़त्म हो जाएगा। और कल इसके बारे में पढ़े थे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग पूरा, ठीक है। क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग को साउंड वगैरह आ रहा है? जल्दी बता दीजिए। साउंड वगैरह ओके है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी इशू? चलो यार ध्यान दो। तो यहाँ पर बताए थे कि अभिलेख जो है ना, यहाँ ध्यान दो। कल क्या बताए थे? कल बहुत सारा चीज़ बताए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से फिर चलते हैं, ठीक है। तो बताए थे कि अशोक के अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो अभिलेख के अध्ययन को बोलते हैं एपीग्राफी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब बताए थे कि अशोक के अभिलेख को 3 भाग में बांटते हैं। ऐसे बताए थे कि वर्ल्ड में अभिलेख से प्रथम लिखने का जो श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना, यह दिया जाता है कि सेठ हकमनी वंश के शासक, ईरानी वंश के शासक, हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम या डारा प्रथम को। लेकिन भारत में सर्वप्रथम जो है अभिलेख लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक। किसे? अशोक। वो इसी से प्रेरणा लिए तो बताए थे। और अशोक के अभिलेख 3 भाग में बांटे थे। एक शिलालेख बोले थे, चट्टान पर लिख देंगे खोद कर तो शिलालेख हो जाएगा। और तुम्हारा बॉडी पर खोद के लिख देंगे तो गोदना हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो चट्टान पर लिखेंगे क्या हो? शिलालेख। क्या हो जाएगा? और पिलर गढ़ के पत्थर का ही पिलर गढ़ के उसी पर लिख दिए हैं तो स्तंभ लेख। क्या हुआ? स्तंभ लेख। और गुफा वगैरह मिल रहा है तो गुहालेख। और ये भी तो कलम बताइए दिए हैं कि अशोक जो है 4 गुफा बनाए थे, आजीविकों के लिए बनाए थे। एक तो कर्ण थे, एक चोपड़ा थे, और एक सुदामा थे, और एक बिझपरी थे। और ये गया के बराबर पहाड़ी बनवाए थे, गया के बराबर पहाड़ी बनाए थे, आजीविकों के लिए बनवाए थे। और दशरथ के अशोक के जो पोता थे वो दशरथ थे, वो भी आजीविकों के लिए जो है गुहा विहार का निर्माण करवाए थे। और उसका नाम था नागा अर्जुन की गुफा, नागा अर्जुन की गुफा। ये सब बता चुके थे। और ये शिलालेख जो है, शिलालेख दो प्रकार का, एक तो बृहद था, एक तो लघु शिलालेख था। तो ज़्यादा बृहद शिलालेख पूछता है, ठीक है ना। तो बृहद शिलालेख कितना बताए थे? 14 बताए थे। कितना स्थान से मिला था? 8 स्थान से मिला था। और वो 8वां स्थान कौन था वो भी याद करवा दिए थे। उसके लिए ट्री बताए थे, याद करो। ट्री बताए थे, क्या बताए थे? तो जो 8 स्थान से मिला था, 14 गो शिलालेख जो मिला था उसके लिए ट्री बताए थे। 14 गो बृहद शिलालेख जो मिला था उसका ट्री बताए थे। शाम को सोए जो गधा है, शाम को सोए जो गधा है, ठीक है ना। तो शाम को सोना है तो गधा बन जाएगा, ठीक है। तो शाम को सोए जो गधा है, शाह से क्या हुआ? शहबाज गढ़ी। मो से क्या हुआ? मान सेला। को से क्या हुआ? कालसी। सो से क्या हुआ? सोपारा। ए से क्या हुआ? एरेगुरली। जो से क्या हुआ? जहाज। गो से क्या हुआ? बिना। धो से क्या हुआ? धौली। ये आपका नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग बोले तो लिखा देने तो लिखा दिया, लेकिन नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब नया अपडेट करेंगे नोट्स से, ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बताए थे कि शहबाज गढ़ी और मानसेरा का पाकिस्तान में है, उसके बाद कालसी का उत्तराखंड में है, और सोपारा का महाराष्ट्र में है, एरीगुरली का आंध्र प्रदेश में है, जोहार का उड़ीसा में है, और गिरनार का गुजरात में है, और धौरी भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर बताए थे कि अशोक का अभिलेख जो है ये 4 लिपि में लिखा गया था। कौन कौन था? ग्रीक था, अरमाइक था, ठीक है, खरोष्टी था, और ब्राह्मी लिपि में था, 4 लिपि में। और ग्रीक अरमाइक जो मिला अफगानिस्तान से। कहाँ मिला था? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में एक लिपि मिला था शाह ए कुना, या इसी को बोलते हैं सार ए कुना। ये दोनों लिपि मिला था, ग्रीक और अरमाइक दोनों मिला था। इसीलिए पूछता है कि द्विलिपिक अभिलेख किसे कहा जाता है? तो द्विलिपिक अभिलेख कहा जाता है शाह ए कुना को। अब बताए थे पाकिस्तान के जो शहबाज गढ़ी और मानसेरा से जो मिला है वो कौन लिपि में था? खरोष्टी लिपि में था।
और बाकी बात शेष भारत से जो मिला है वह कौन में? ब्राह्मी लिपि में। तो लिपि तो 4 गो था, लेकिन चारों लिपि में भाषा एक था। बताए थे ना, कल समझाए थे कि आप लोग जो है टाइपिंग करते, मेरे बाबू ने थाना थाया, ठीक है ना, तो मेरे बाबू ने तो मेरे के माई नहीं लिखते हैं, मेरे लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं लोमन में, लेकिन लिखते हैं हिंदी में MERE मेरे बाबू, BABU बाबू, थाना तो KHANE, ठीक है ना, लिखते हैं ना। तो टाइपिंग कर रहा है इंग्लिश वाला वर्डवा और लिख रहा है हिंदी वाला में। तो इसी प्रकार यहाँ लिपिया है 4 गो, लिपिया है 4 गो, लेकिन भाषा तो कौन चीज था हम लोग का? उसी प्रकार यहाँ लिपिया 4 गो, लेकिन भाषा कौन चीज था? प्राकृत। तो अशोक का अभिलेख कौन भाषा मिलता है? प्राकृत भाषा में। और ये ब्राह्मी लिपि किधर से? तो दाईं से बाईं, और देवनागरी लिपि बाईं से। देखो देवनागरी लिपि किधर से? तो बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, लेकिन ये ब्राह्मी लिपि दाईं से बाईं, बाईं से बाईं। इसे बता चुके थे। फिर बताए थे आप लोग क्या? फिर बताए थे कि अशोक का नाम अशोक वर्धन कहाँ मिलता है? पुराण में मिलता है, ठीक है ना, लेकिन अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो 4 गो लघु शिलालेख में, 4 गो लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है ना। तो मॉस्की, गुजला, नेटूर, उदयगुणन, मॉस्की, गुजला, नेटूर, उदयगुणन, यही 4 गो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन अशोक को मगध का साम्राज्य किससे बताया गया है? अशोक को कहीं नहीं लिखा है कि अशोक ही मगध का साम्राज्य थे, लिखा गया नहीं है। लेकिन कौन सा शिलालेख है जिसमें, कौन सा स्तंभ लेख है? स्तंभ लेख, ठीक है, पिलरवा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है, सम्राट बताया गया है। तो भाबरू स्तंभ लेख, भाबरू स्तंभ लेख, और ये भी लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। और रानी का अभिलेख किसे कहा गया है? कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को कहा गया। और किस रानी था? तो कारुवाकी, अशोक की पत्नी कारुवाकी, प्रिय पत्नी कारुवाकी, उसी का था। इस सब इतना तक हम बता चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? तो अब पढ़ेंगे आपका स्तंभ लेख। क्या पढ़ेंगे? ये भी पढ़ लिए है, ये भी पढ़ लिए है। अब पढ़ेंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख पिलरवा कर दो, ठीक है ना, उसमें लिख दो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं स्तंभ लेख। जैसे आप लोगों के घर में कुछ भी मतलब ठेकेदार उद्घाटन करता है, पंचायत भवन बनाता है, या इंदिरा आवास मिलता है, तो वहाँ पर एगो घर देता है पिलर, और उस पर लिख देता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास, मुखिया जी के नाम कितना पैसा राशि लगा है, ठीक है ना, फिर लाभार्थी के नाम लिख देता है ना। तो वही स्तंभ लेख। क्या है? स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख में भी 2 तरह का है। तो बृहद स्तंभ लेख है, बड़का, एगो लघु स्तंभ लेख है। तो बृहद स्तंभ लेख 7, बृहद स्तंभ लेख 7, और कितना स्थान से मिला है? और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। चलो देखते हैं बृहद स्तंभ लेख जो 7 गो है, स्थान 6 से प्राप्त हुआ है। चलो देखते हैं, आप उसको देखे, बताओ। सब्जेक्टिव के लिए किरण तो बता दिए आप लोग को, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो जितना पढ़िए पढ़ सकते तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं अब क्या। तो अब आप लोग का देखते हैं क्या? तो देखते हैं बृहद स्तंभ लेख। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? तो बृहद स्तंभ लेख। ये सब रिविजन करना काफी इंपॉर्टेंट, तुरंत भूल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ता कितना है तो आप लोग पता है। बृहद स्तंभ लेख, ठीक है ना, यानी ये पिलर जैसा था, कैसा होता है? पिलर जैसा गड़ा हुआ होता है। इसकी संख्या कितनी है? तो संख्या जो है वो है 7। कितना है? कितना है? 7। और कितना स्थान से मिला है? तो स्थान मिला 6। स्थान मिला तो 6 स्थान से मिला है, 6 स्थान से मिला है। अब कौन कौन है? तो आप लोग नाम सुने होंगे। क्या तो नाम सुने होंगे? प्रयाग अभिलेख, नाम सुना है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख का नाम सुना है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ये पहले कहाँ था पता है? ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? जो रानी का अभिलेख है, जो कौशाम्बी अभिलेख है, ये पहले कौशाम्बी में था। लेकिन अकबर इसे कहाँ लेकर गए? तो अकबर इसे लेकर गए थे प्रयागराज, इलाहाबाद। कहाँ लेकर गए थे? तो नाम पड़ गया प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसका नाम पड़ गया है। फिर आप लोग नाम सुनेंगे दिल्ली टोपरा, नाम सुने? दिल्ली टोपरा अभिलेख का नाम से बताइए। दिल्ली टोपरा। क्या बोल रहे हैं? दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा। ये पहले था कहाँ पता है? तो ये पहले था टोपरा में। कहाँ था? समझो यहाँ पर। ये स्तंभ लेख जो है
ये पहले गड़ा हुआ था टोपरा में। कहाँ गड़ा हुआ था? टोपरा। और टोपरा कहाँ? हरियाणा। कहाँ है? यानी ये स्तंभ लोग जो है ये पहले हरियाणा के टोपरा में गड़ा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक देखा है, बोला अच्छा बात लिखल है, चलो इसको कुबार लो। अब कुबार लिया है और लेकर आ गया दिल्ली। कहाँ लेकर आ गया? दिल्ली। कौन लेकर आया है? फिरोज शाह तुगलक। किसका स्तंभ लेख है? अशोक का। लेकिन दिल्ली लेकर कौन आया है? फिरोज शाह तुगलक। जब दिल्ली लेकर गया है तो नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और लेकर आया फिरोज शाह तुगलक। कौन लेकर आया है? फिरोज शाह तुगलक। इसको अकबर, इसको अकबर, इसको अकबर। और पहले कहाँ थे? कौशाम्बी में। कहाँ थे? ये पहले कहाँ थे? कौशाम्बी। कहाँ थे? कौशाम्बी में थे। प्रयागराज ले कौन आए? अकबर। कौन लेकर आए थे? अकबर। फिर आता है दिल्ली मेरठ। नाम सुने हैं? दिल्ली मेरठ। दिल्ली साथे लिख देते, उसमें खाली मेरठ लिखा हुआ है, तो फिर बाद में बताया दिल्ली आ गया। तो बताइए ये साथे लिख देते हैं कि पढ़ने में सुविधा होगा, क्योंकि इसी तरह लिखा होता है, किताब उताब लिखल होता है। ठीक है ना? किताब में तो क्वेश्चन पूछता है इसी तरह। ठीक है, दोनों साथ में नाम पूछता है। तो दिल्ली मेरठ क्या बोल रहा है? तो दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्तंभ लेख पहले कहाँ था? बता दो। ये स्तंभ लेख पहले था यूपी के मेरठ में। यह स्तंभ लेख कहाँ था? यूपी के मेरठ में। यूपी के मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक मेरठ पहुंचा था, देखा यहाँ भी वो स्तंभ लेख है, चल कुमार, इसको भी उखाड़ लिया है। अब बोला चल दिल्ली। दिल्ली में रहा हमें, दिल्ली में जाकर गढ़ दिया, नाम क्या पड़ गया? दिल्ली मेरठ। यहाँ जो लिखल है पहले वहाँ था, और यहाँ जो लिखल है वहाँ ले गया है। इसको बोल सकते प्रयाग कौशाम्बी बोल सकते हैं, अरे नहीं बोल सकते हैं? इसको प्रयाग कौशाम्बी लिख देते तो और अच्छा समझ आएगा। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? प्रयाग कौशाम्बी लिख देते तो और अच्छा समझ आ जाएगा। यानी कौशाम्बी में था, चलिए कहाँ पर? प्रयाग में। समझ ना आएगा? समझ आएगा? नहीं बताओ। तो यहाँ लेते प्रयाग कौशाम्बी, क्या लिख देते हैं और अच्छा समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में था, और ले कहाँ चल गया? प्रयागराज। कौन ले गया? अकबर। कौन ले गया? अकबर। दिल्ली टोपरा मतलब टोपरा के हरियाणा में था, हरियाणा के टोपरा में था, ले गया दिल्ली। ले गया दिल्ली। कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली मेरठ मतलब क्या हुआ? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख मतलब हुआ कि मेरठ में था, कहाँ ले चल गया? दिल्ली। कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। FST। बताओ कोई दिक्कत? सर जी मैं BPSC 7 प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर्स की करवा जो है आप लोग देखो, जो BPSC तैयारी कर रहा है उसमें 2 वो एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। एक बिहार स्पेशल जीके पर, ठीक है ना, और एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पर। बाकी बात सारा चीज़ यहाँ हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। और बिहार स्पेशल जो है जीके हम यूट्यूब पर कराए हुए हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, सिर्फ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स नहीं कराएगा, करंट अफेयर्स तो हम करवाइए देते हैं। आप लोग को जब क्लास को एग्जाम नज़दीक में रहता है तो करंट अफेयर्स हम करवाते हैं। अभी टीचर भर्ती एग्जाम शुरू होने से पहले हम करंट अफेयर्स आप लोग को करवा देंगे मैराथन, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना? तो पढ़िए आराम से, करंट अफेयर्स हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर साकिब हुसैन, करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है ना? सुनिए ना क्या बताया है? प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। समझ गए इसका मतलब है? नहीं समझा? अब देखते हैं क्या अगला, देखते हैं क्या? तो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या? तो देखते हैं रामपुरवा अभिलेख स्तंभ लेख। क्या बोल रहे हैं? रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख। अगला देखते हैं क्या? तो अगला देखते हैं लौरिया। लौरिया, ठीक है ना? लौरिया अरे राज, क्या चीज? अरे राज, लौरिया अरे राज स्तंभ लेख। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तुम लोग पढ़ता नहीं है, ध्यान दो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना? पढ़वेल करता है, सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, इतना बता रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। लौरिया अरे राज। फिर क्या बोलेंगे? फिर अगला आएगा क्या? अगला आएगा लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदनगढ़, क्या आएगा? नंदनगढ़ स्तंभ लेख। नंदनगढ़ स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। ये तीनों बिहार में। तीनों कहाँ पर है? बिहार में। तीनों कहाँ पर है? रामपुरवा कहाँ पर? बिहार में। लौरिया अरे राज कहाँ पर? बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पर? बिहार में। रामपुरवा बिहार, लौरिया अरे राज बिहार, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, और सब चंपारण। सब चंपारण। चंपारण 2 भाग में बट गया था, ठीक है ना?
तो पहले चंपारण था, पहले कुल्ले था, क्या था? चंपारण। तो लौरिया रामपुरवा जो है ये पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण? पश्चिमी चंपारण। किसमें है? ये आपका जो है रामपुरवा स्तंभलेख जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन लौरिया अरेराज जो है यह है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और ये लौरिया नंदनगढ़ जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण। कहाँ पर है? तो तीनों तो बिहार में ना हुआ है। तीनों कहाँ हुआ है? बिहार में। कहाँ हुआ है? तो तीनों हुआ बिहार में। तीनों हुआ बिहार। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा स्तंभलेख जो है वो है रूमन देई अभिलेख। क्या है? रूमन देई स्तंभलेख। रूमन देई स्तंभलेख। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा स्तंभलेख कौन है? बताओ, सबसे छोटा क्या बोलेंगे? सबसे छोटा। सबसे देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये आपका जो है ये बृहद स्तंभलेख है। क्या है? ये लघु स्तंभलेख है। और लघु में भी सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा स्तंभलेख जो है वह कौन है? तो वह है रूमन देई स्तंभलेख। याद रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे बृहद शिलालेख 7वां शिलालेख। सबसे बृहद शिलालेख 7वां शिलालेख। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वां शिलालेख। ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन अभी नहीं लेना है। टेंशन लेना है नहीं लेना है। बताओ ये याद हुआ? जल्दी बताओ। अब यहाँ पर ध्यान दो। देखो जब मतलब स्तंभलेख जब घटता था ना, जब स्तंभलेख रहता था तो ऐसा स्तंभलेख रहता था इस प्रकार हम एक गो। पहले जब स्तंभलेख बनाता था ना तीन के सीमेंट को ढाल के बनाता था ना। वो पत्थर लिया, पतला लिया है, एक के पत्थर लेनी, एकास्म पत्थर, एकास्म पत्थर लिया है। और पत्थर को कहीं जोड़ना तोड़ना नहीं है। पत्थरे को काट काट के फिर क्या करेगा? फिर यहाँ पर कमल की आकृति बनाता था। क्या बनाता था? यहाँ पर उल्टा कमल की आकृति, उल्टा कमल की आकृति बनता था। उल्टा कमल के आकृति ऐसे बनाता था। फिर यहाँ पर आधार होता था और फिर यहाँ पर कोई जानवर क्या आता था? कोई जानवर इस प्रकार बनाता था। यही आपका क्या स्तंभलेख। जैसे सांची का स्तंभलेख देखा है, सारनाथ का स्तंभलेख देखा है, ठीक है ना। अरे जो आपका जो है ना, जो आपको हम लोग का जो राष्ट्रीय स्तंभलेख है वो क्या है? जिसमें चार ठोस शेर बना हुआ है, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो पीछे, ठीक है ना। तो वो से क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। तो अशोक जब भी कोई स्तंभलेख बनाता था तो उसके ऊपर कोई भी जानवर जरूर रहता था, जानवर जरूर रहता था, ठीक है ना। तो हम लोग का अशोक जो स्तंभलेख है कहाँ से लिया? सांची के स्तूप से। सांची का जो स्तंभलेख है वहां से क्या लिया? अशोक क्या लिया? अशोक स्तंभलेख लिए। इसमें 4 गो शेर दहाड़ते हुए, 4 गो शेर दहाड़ते हुए। तो ये सभी पर कोई ना कोई जो है जानवर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर हम जानवर बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो वो बताओ वो क्या है, बताना है। तो ये आपका जो है ये जो रामपुरवा इस पर है, कौन चीज पर है? बैल। कौन चीज है? बैल यानी साढ़। कौन चीज है? साढ़ है। वृषभ है। कौन चीज है? वृषभ यानी इस पर है साढ़। कौन चीज है? साढ़ की आकृति। क्वेश्चन पूछेगा किस स्तंभलेख के ऊपर साढ़ की आकृति है? रामपुरवा। किस स्तंभलेख के ऊपर साढ़ की आकृति है? रामपुरवा। और किस स्तंभलेख के ऊपर जो है, किस स्तंभलेख के ऊपर शेर की आकृति है? शेर। तो यही है लौरिया अरेराज। इस पर है शेर। क्या है? क्योंकि हम जानते हैं मित्रों, हम जानते हैं कि शेर ही करता है राज। शेर ही करता है तो राज मिलेगा। तो क्या मानना है? अरे शेर ही करता है राज। अरे शेर ही करता है राज। तो अरे राज कौन चीज? शेर। कौन चीज? शेर। और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख जो है मित्रों इस पर कौन चीज है? तो इसमें जो देखो सिंह भी मिलेगा, ठीक है ना। और वहां पे बगल में कर लेना सिंह के क्वेश्चन है पूछता है, मोर भी मिलता है। क्या मिलता है? तो वहां पर मोर कर लेना। क्या कर लेना? अब बताओ नंद के लाल कृष्ण भगवान। अरे यहाँ कौन चीज है? मोर कर लेना वहां पर मोर, ठीक है ना। तो कौन चीज है? नंद के लाल। नोट से कर लेना मोर। नंद के लाल कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान के माथा पर कौन चीज? मोर। तो यहाँ भी क्या रहेगा? मोर नहीं रहेगा। अरे बोलो न। तो रामपुरवा क्या हुआ? वृषभ यानी साढ़। वृषभ यानी साढ़। अरे राज कौन करेगा? शेर। और लौरिया नंदनगढ़ में क्या हुआ? मोर। नंद के लाल कृष्ण भगवान, कृष्ण के माथा पर मोर। बताओ एनी प्रॉब्लम? चलिए बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? अब जल्दी खत्म हो जाएगा। अब 14 गो शिलालेख जो है
उसमें उसका बात अगर बोला 14 बता दे कि 14 बता दे कि प्रथम शिलालेख में क्या बात है, द्वितीय शिलालेख में क्या बात है, तृतीय शिलालेख में क्या बात है, बोले बता देंगे, नहीं बोलेगा नहीं बताएंगे। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहा है, इसमें आ रहा है ना। कल तो बताइए कि ये तरतिया में इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। सातवां शिलालेख सबसे बड़ा है, तेरहवां में कलिंग युद्ध है, प्रथम में पशु बलि की निंदा है, द्वितीय में मानव और पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था है, ठीक है ना। सब बताएंगे, टेंशन ले लेना, अभी सब बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन ले लेना है। चलिए पिक्चर स्तंभ लेख का पिक्चर दिखा दे कि स्तंभ लेख का पिक्चर दिखा दे, बोलो। देखो यहाँ पर यार यार थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को, थोड़ा दिखा देते हैं, वो स्तंभ लेख दिखा देते हैं, ठीक है ना। स्तंभ लेख को दिखाते हैं और उसका विशेषता थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। ये गरुआ अति के छोड़ देता है। अब अंदर यह है आपका क्या, अशोक स्तंभ। अरे यही है ना। किस तरह खोद के लिख देता है। मशीन से देख रहा कितना कितना खतरनाक है। दिखाई दे रहा ऐसा, ये सब जो है ना एक के पत्थर काट के बने ले, ऐसा लगे यहाँ पतला जोड़ा है, यहाँ पतला जोड़ा है, यहाँ पतला जोड़ा है, नहीं, एक के गो चट्टान के काट काट के छेनी हथौड़ी द्वारा बनाया गया है। आकाश पत्थर किसका बना होता है? तो ये आकाश पत्थर का बना होता है, आकाश पत्थर का बना होता है। सर पढ़ने पर याद हो जा रहा है, पढ़ने पर याद हो रहा है, अच्छा कौन चीज़ है? खाने पर पेट भर जा रहा है, पढ़ने पर याद हो जा रहा है, नहाने पर जो है नहा जा रहा है, तो अच्छा बात ना है। और बाद में भूल जा रहे हैं तो फिर बाद में यार एक बार पढ़ लेना है। बाद अभी पढ़ने में 2 घंटा लगा,
बाद में पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, फिर बाद में पढ़ने में जो है 10 मिनट लगेगा, फिर बाद में पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, उसके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसमें देखेगा ना स्तंभ का भाग पूछता है। बताओ ये जो स्तंभ लेख ये होता है ना, ये होता है क्या? एकाश पत्थर का बना, किसका बना हुआ होता है? यहाँ ध्यान दो, ये स्तंभ लेख जो होता है किसका बना होता है? एकाश पत्थर, यानी एक ही पत्थर को, एक ही पत्थर, एकाश पत्थर, याद डाल देने पहला, एकाश पत्थर यानी चट्टान का बना होता है, यानी ये एक ही चट्टान को काट कर बनाया जाता है। इसमें कहीं पर जोर नहीं होता है, जोर यानी जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है ना, और ये काफी चमकदार होता है, चमक नहीं रहा है, देखो चमकदार होता है, ये नहीं कि खुदरा खुदरा होता है, ऐसा नहीं, एकदम छा चमकेगा, छा चमकेगा, चढ़ियो नहीं पाएगा, ससर के गिर जाएगा। तो चमकदार होता है, क्या होता है? चमकदार पत्थर होता है, क्या होता है? चमकदार पत्थर का बना होता है। और ये वाला जो भाग है, यहाँ ध्यान दो, ये वाला जो भाग है, कौन वाला भाग? ये वाला भाग, यहाँ से लेके ये वाला पूरा जो पिलरवा है, इसे बोलते हैं इष्ट। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? इष्ट। क्या बोलते हैं? इष्ट कहा जाता है। ले ला, दोनों गेने से उतरेगा। हाँ, दाता निकाल रहा है दोनों गिना, लाठी वाला तो हमारा लाठी वाला पक्का, ये दोनों मतलब गे ही है। ईस्ट ऐसे नहीं लिखना है, ईस्ट लिख देना है इससे। ईस्ट क्या बोलते हैं? ईस्ट, या इसी बोलते हैं लाट। क्या बोलते हैं? लाट। क्या बोलते हैं? लाट बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ देखो एक जो है क्या है, तो यहाँ पर फूल क्या आकृति है? आई कमल है। क्या है? इसे बोलते हैं क्या? यहाँ पर जो होता है सब स्तंभ लेके मिलेगा उल्टा कमल की आकृति, उल्टा कमल की आकृति मिलेगा। और जिस पर जानवर रहेगा उसे बोलेंगे फलक। क्या बोलेंगे? फलक। क्या बोलेंगे? और ऊपर रहेगा कोई न कोई जानवर। क्या रहेगा? कोई न कोई जानवर रहेगा। ये अशोक के स्तंभ लेख को 4 भाग में, कितने भाग में? अशोक के स्तंभ लेख को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है ना, पहले तो एकाश पत्थर का ही बना होगा, चट्टान का बना होगा, चमकदार होगा, छा करेगा हेमा मालिनी के गाल की तरह। और ये पिलरवा जो होगा इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इष्ट या लाट बोलेंगे। और पिलर के जस्ट ऊपर में कमल के फूल के उल्टा आकृति होगा। ठीक है ना, उसके बाद उसके ऊपर जिस पर जानवर बैठा रहेगा उसे बोलेंगे फलक। क्या बोलेंगे? फलक। और ऊपर में कोई न कोई जानवर रहेगा, कहीं सांड रहेगा, कहीं मोर रहेगा, कहीं शेर रहेगा, कहीं जो है सिंह रहेगा, कहीं बाघ रहेगा, लेकिन जानवरे रहेगा। कौन चीज रहेगा? जानवरे रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये उल्टा कमल है। क्या है? उल्टा कमल ना है, तो ये हुआ उल्टा कमल। क्या हुआ? इसके नीचे इष्ट हो गया, इसके नीचे कौन सी हो गया? अरे इबला गायब हो गया, इबला क्या हो गया? गायब। कौन सी हो गया? गायब। ये हुआ उल्टा कमल। क्या हुआ? उल्टा कमल की आकृति। और जिस पर देखो ये जानवर का चित्र बना हुआ है ना, तो इस पर, इसी पर नहीं बना हुआ है, इसे बोलेंगे फलक। क्या बोलेंगे? फलक। क्या बोलेंगे? यहाँ देखो पशु का आकृति बना हुआ है ना, बना हुआ है। तो ये 4 भाग में अशोक का स्तंभ लेख बना हुआ है, सगरों मिलेगा। ठीक है ना, हम लोग का जो राष्ट्रीय अति जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? स्तंभ जो क्या? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है। तो बता दिए, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, बता भी दिए। ठीक है ना, चित्र दिखा देना काफी जरूरी होता है, ऐसे बोलता है स्तंभ लेख। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख। स्तंभ बहुत ज्यादा मेहनत का काम है ना, मेहनत का काम है। मेहरौली का स्तंभ लेख कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेहरौली के स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय बनाया है। मेहरौली का स्तंभ लेख जो लोहा बना हुआ, किसका बना हुआ है? मेहरौली का स्तंभ लेख पत्थर का नहीं बना हुआ है। मेहरौली का जो स्तंभ लेख है वो दिल्ली में है और वो लोहा का बना हुआ है। ठीक है ना, और वो दिल्ली में स्थित है और उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। वैज्ञानिक अभी तक दिमाग लगा है कैसे बनाया होगा, जंग नहीं लगा, लोहा में तुरंत जंग लग जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनाया है, गुप्त काल में बनाया है। ठीक है ना, लगभग 2000 ईस्वी हो गया है, फिर भी जंग नहीं लगा है। मेहरौली का स्तंभ लेख, मेहरौली का स्तंभ लेख। ठीक है ना, याद रखना। तो चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं, हम बताए थे कि जो बृहद शिलालेख है, बृहद शिलालेख 14, कौन सी है? बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख जो है कितना है? तो बृहद शिलालेख है 14। कितना है? तो बृहद शिलालेख 14 है। उसमें पहला में क्या लिखा हुआ है, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग को जान। सबसे बड़ा बृहद शिलालेख कितना? 14। कितना? और ये 14 शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख जो है 7वां
14 शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? 7वां। कौन है? 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। और कलिंग युग की चर्चा किसमें है? कलिंग युग की चर्चा जो है 13वां शिलालेख। किसमें है? 13वां शिलालेख। कुल शिलालेख कितना है? 14। कितना है? 14। सबसे बड़ा कौन है? 7वां। कलिंग युग किसमें है? 13वां। और प्रथम में पशु बलि की निंदा। पशु बलि की निंदा 2-3 बार बोले तो यार हो जाएगा। कुल्ले लिखवा देखिए, कुल्ले नोट्स में नहीं लिखल है, ठीक है ना, क्योंकि तो सगरों मिल जाता है, ठीक है ना, तो अपने खुद बगलवा कलम लिख सकते हैं, लेकिन एक बार हम बोल देंगे तो दिमाग आप लोग को घुस जाएगा। ऐसा अपने पढ़ने पर दिमाग घुसवे करता है, अपने पढ़ने पर दिमाग घुस जाए तो फिर हमारा जरूरत है ना पढ़े टीचर के, ठीक है ना। ऐसा टीचर है ना, आप लोग को दोस्त है, भाई है, ठीक है ना। चलो यार तो क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं विधर शिलालेख। विधर शिलालेख प्रथम शिलालेख में क्या बोलता है? प्रथम शिलालेख में बोला गया है, प्रथम शिलालेख में कहा गया पशु बलि की निंदा। क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा। पशु बलि की हम जानते हैं कि क्या, तो हम जानते हैं कि जब अशोक जो है कलिंग युद्ध किए थे तो वो भीष्म दुर्घटना को देख के कलिंग युद्ध से जो है क्या बोलते हैं, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गए थे, हृदय पिघल गए थे और बोले थे अब जो हम हथियार को क्या करते हैं, रखते हैं, अब धर्म के रास्ता पर चलेंगे, ठीक है। तो धर्म के रास्ता पर चलते हैं। अब बोलते पशु को भी कोई हत्या नहीं करना है, मानव को तो हत्या करना दूर की बात है, पशु के हत्या को भी निंदा किए थे। पशु बलि के हत्या पर रोक किस शिलालेख में बोला गया है? प्रथम। किसमें? प्रथम। अब बोला कि कभी कभी जो है पशु भी बीमार पड़ता है, मानव भी बीमार पड़ता है, अब करेंगे हम सेवा करेंगे, धर्म के रास्ता पर चलेंगे, तो दोनों का उपचार, दोनों का। तो बताओ दूसरा शिलालेख में क्या है? तो पशु एवं मानव, पशु एवं मानव के लिए अस्पताल। क्या है? पशु एवं मानव के लिए अस्पताल किस में है? जल्दी बता दो। तो द्वितीय शिलालेख, पशु एवं मानव के लिए अस्पताल द्वितीय शिलालेख, पशु एवं मानव को चिकित्सीय सुविधा द्वितीय शिलालेख। कहले बोलना तब याद हो, तो इसे जल्दी याद वेला थोड़े जनावर। तुम लोग को जो है उपरा में खाया करता था ना अशोक, हम तुम लोग को जो है पिलरवा उपरा में रहेगा, तुमको निचुआ में दे देंगे, ठीक है ना। तब याद होगा। उपरा में थोड़े देंगे, निचुआ में देंगे, तुमको पिलरवा उपरा में रखेंगे, ठीक है ना। और वो तीसरा शिलालेख क्या बता रहे हैं? तीसरा शिलालेख जो है पकड़ के रखना, ठीक है, पकड़िएगा रखना, पार हो जाएगा ये पार से ऊपर, ठीक है ना। दूध मांगेगा तो खीर देंगे, और जिसके जिस मस्ती में याद नहीं करेंगे पकड़ के चीर देंगे, ठीक है ना, अब भोग देंगे वह पिलरवा से। क्यों ये ध्यान दो। क्या वो तीसरा शिलालेख में क्या है? तीसरा शिलालेख में जो है वो आपका क्या है? तीसरा शिलालेख में अशोक जो है अपने अधिकारियों से कहे थे कि अपने अधिकारियों से बोले थे कि अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में 5-5 वर्ष में घूमते रहिए और जनता को क्या परेशानी है, प्रजा को क्या परेशानी है देखते रहिए। यानी अधिकारियों को चेतावनी दिए थे। क्या दिए थे? अधिकारियों को दिए आदेश। क्या दिए थे? तीसरे शिलालेख में अधिकारियों को आदेश दिए थे। क्या दिए थे? अधिकारियों को क्या दिए थे? अधिकारियों को आदेश दिए थे। क्या आदेश दिए थे? 5-5 वर्ष में, 5-5 वर्ष में घूमते रहना है। क्या करना है? सागरों घूमते रहना, पूरा साम्राज्य में घूमते रहना है, खाली बैठा रहना है, ठीक है ना। चौथा में क्या कहा गया है? चौथा शिलालेख में कहा गया है कि हम जो है भैरी घोष मतलब समझ रहा है ना, भैरी घोष का मतलब शस्त्र को त्याग करते हैं। अब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जिसमें लोगों का कल्याण करेंगे, सामाजिक कल्याण करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। चौथा शिलालेख में क्या कहा गया? चौथा शिलालेख में कहा गया है भैरी घोष के स्थान पर, भैरी घोष के स्थान पर क्या किया था? भैरी घोष के स्थान पर अशोक जो है भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष अपनाया था। क्या अपनाया था? धर्म घोष। क्या अपनाया था? धर्म घोष को अपनाया था। चौथा। पांचवा शिलालेख में क्या किया था? पांचवा शिलालेख में जो है क्या किए थे? तो महामात के नियुक्ति किए थे। क्या किए थे? कैसे, किसका नियुक्ति किए थे? तो धर्म महामात। किसका किए थे? तो पांचवा शिलालेख में अशोक जो है धर्म महामात की नियुक्ति किए थे, जो धर्म के बारे में बताएगा कि क्या अच्छा है क्या खराब है। तो धर्म महामात की नियुक्ति किसमें किया गया है? पांचवा में। सब पटना में नोट्स मिल जाएगा, मिल जाएगा, कॉल कीजिएगा, उसमें जो नंबर दिए जो इंपॉर्टेंट है वो ही लिखिए सर। देखो इंपॉर्टेंट जो है वो बोल दिए हैं। सातवां सबसे बड़ा है कलिंग जो है, कलिंग 13वां में है, पशु बलि निंदा पहला में है। लेकिन एक बार पहले बोल देते हैं, क्योंकि परीक्षा जो है अब परीक्षा में की पूछे कहना मुश्किल है। परीक्षा में जो है हल्का हल्का सब याद कर लेता है, इसे परीक्षा में हल्का नहीं पूछ के कुछ जो है योरकर गेम डाल देता है जो आप सोच में नहीं किए हैं, अब बोल्ड हो जाइए जाते हैं, ठीक है ना। तो बोल्ड होना ना है, समझ आ गया है ना। कोई भी गेम डाले एकदम बच जाना है।
छठा में क्या है, एक बार सुन लो, कम से कम सुन ले तो रहेगा ना, सुने में कुछ मना है। आप ही लोग का जब शादी बरतवारी लगता है तो बताओ ऐसा करता है कि एक लड़की देखता है, एगो लड़की है देखवी शादी करवी रे, देखे मना रहता है देखा दो, ठीक है ना, लेकिन देखते 10 गो देखते हैं ना, देखे मना रहबे करता है। चाहे कितनों लड़की सुंदर मिल गई है फिर भी अच्छा वो दिखाए ना, वो कि रंग देखिए लइए, तो सभी देखो जो अच्छा याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, याद रहेगा, याद ध्यान दो। तो छठा में क्या है, छठा में जो है वो क्या है, छठा में क्या है, तो छठा शिलालेख में है आत्मनियंत्रण। क्या है, आत्मनियंत्रण। क्या है, आत्मनियंत्रण। क्या है, अल्लाह बोलना रे, आत्मनियंत्रण का बोला, सब अपने आप का जो है सेल्फ कंट्रोल रखो, आत्मनियंत्रण रखो, इन्हें कि मार देंगे, चिर देंगे, फाड़ देंगे तो गर्म हो जाओ ना, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, ठीक है ना। और सातवां आठवां क्या है, तो सातवां आठवां जो है तीर्थ यात्रा के वर्णन है, अशोक के तीर्थ यात्रा के, सातवां एवं आठवां शिलालेख दोनों में एक के साथ कौन सी है, तो अशोक के तीर्थ यात्रा, अशोक के तीर्थ यात्रा के वर्णन, तीर्थ यात्रा के वर्णन है। और नौमा में क्या है, तो नौमा जो है, ठीक है ना, नौमा जो है, नौमा कौन है, नौमा, उसमें क्या है, तो उसमें अशोक जो है शिष्टाचार पर जोर दिया, किस पर जोर दिया था, सब शिष्टाचार में रहो ना, तो हमारा शिष्टाचार जहाँ बिगड़ा तो समझ लो चंडाल अशोक आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे शिष्टाचार में रहो, क्या रहो, तो क्या बोला था, तो यहाँ सच्चाई की बात करा था, सच्चा, सच्चाई एवं 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 सच्ची शिष्टाचार, सच्ची शिष्टाचार की बात करे थे कौन, तो वो करे थे अशोक, क्या नाम किए थे, तो वो किए थे नौमा, क्या नाम किए थे, नौमा में क्या था, शिष्टाचार में रहो ना, तो जहाँ हमें शिष्टाचार हमारे बिगड़ लो तो फिर कल्याण ना हो। 10वां क्या बोला था, तो 10वां में बोला था, 10वां शिलालेख में क्या है, 10वां शिलालेख में बोला था कि राजा हो या कोई मंत्री हो, राजा हो या कोई मंत्री हो, ठीक है ना, राजा एवं हो या कोई मंत्री हो, हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए 24 घंटा में तैयार रहो, ठीक है ना। 10 में बस ना होना है, राजा हो या मंत्री हो, हमें खुद का है ना है या मंत्री का है ना हो, प्रजा के हित के लिए हमेशा तैयार रहो, क्या रहो, तैयार रहो। 10वां बोला, क्या बोला है 10वां में, 10वां क्या बोला है, राजा एवं मंत्री, राजा एवं मंत्री प्रजा के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए तैयार रहो, प्रजा के हित के लिए तैयार रहना है, ठीक है ना, तैयार रहना है, क्या रहना है, तैयार रहना है, कहा गया 10वां में। 11वां में क्या कहा गया है, तो 11वां में धर्म की व्याख्या, 11वां में कल यह क्वेश्चन आया था जब कलम साहब में करवा रहे थे, एडिटोरिया वाला करवा रहे थे, उसमें क्वेश्चन था कि धर्म की व्याख्या अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, 11वां किसमें किया गया, धर्म की व्याख्या, क्या बोल रहे हैं, तो धर्म की व्याख्या 11वां में क्या किया गया है, 11वां में किया गया है धर्म की व्याख्या, क्या किया गया है, धर्म की व्याख्या, यानी धर्म की, यानी धर्म के रास्ता पर चले हैं तो धर्म है क्या, उसका व्याख्या को पढ़ना है। 11वां में जाओ, धर्म की व्याख्या, धर्म की व्याख्या किसमें किया गया है, 11वां में। अब 12वां में क्या किया गया है, तो स्त्री महामात। देखो धर्म महामात का नियुक्ति किसमें हुआ, 5वें में, लेकिन स्त्री महामात की पहली बार नियुक्ति किसमें हुआ है, तो स्त्री महामात का नियुक्ति हुआ किसमें, तो 12वां, किसमें, तो स्त्री महामात किसमें, 12वां, स्त्री महामात किसमें, 12वां, स्त्री महामात किसमें, 12वां, स्त्री महामात की नियुक्ति, स्त्री महामात की नियुक्ति किसमें, 12वां, किसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है, तो वो आपका है 13वां, कौन है, 13वां, कौन है, 13वां में क्या है, 13वां में कलिंग युद्ध, कलिंग, तो कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध की, कि देखो हमें वो युद्ध भी किए हैं, हम भी पाप किए हैं, लेकिन फिर हम सुधर गए, इसलिए तुम लोग सुधर जाओ, ठीक है ना। 13वां शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध की। लेकिन सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, पनिया, इसको पीने में ला, पनिया पहले ला, तो उसको मार के दो, फाड़ दो, कुछ ये लोग कुछ पिला देगा कि नहीं जा सर, आप सर अपने अच्छे से डिटेल पढ़ाई कराइए सर, करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं, ठीक है ना। सर आपके नोट्स के अलावा भी कुछ बुक लेना होगा सर, बताइए सर। नहीं, जो पढ़ा रहे हैं, जो ना है नोट्स में लिखा वो नोट्स कर लेना है, ठीक है ना, जो नोट्स में लिखना है वो नोट कर लेना है, ठीक है। और बाकी कोई नहीं करना है, जो नोट्स में ना लिखल है उसको खाली नोट करना है, ठीक है। 14वां शिलालेख में क्या है, तो 14वां में कैसे बताओ, तो 14वां में अशोक सबसे निवेदन किए थे कि सब लोग जो है धार्मिक जीवन बिताने का प्रयास करें, क्या करें। 14वां में क्या किया गया है, सभी लोग से अशोक जो कहे थे कि धार्मिक जीवन, क्या बोले थे, धार्मिक जीवन बिताने का प्रयास करे, बिताने का प्रयास करे, ई नहीं कि ओकरा देख के चलो ओकर चुगली करो, ओकर अथी करो, पाप करो, ये सब नहीं, धार्मिक जीवन बिताओ, धार्मिक जीवन बिताओ। 14वां में याद हुआ, बताओ, अरे याद हुआ,
और जैसे हम लिखे उसमें क्या चाहते तुम लोग को भी बोलना है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? सातवां। कौन है? सातवां। और सातवां में भी धम्म का प्रयोजन सातवां में भी किया गया है, लेकिन धम्म का व्याख्या जो किया गया अगर क्या किया गया? सातवां सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो सबसे बड़ा शिलालेख वह कौन है? तो वो है सातवां। कौन है? सातवां। कौन है? अरे यार जल्दी बोलो, बताओ। पशु बलि की निंदा एक, पशु बलि की निंदा एक, मानव और पशु के लिए जो है अस्पताल की सुविधा दो, अधिकारियों लोग जो है क्षेत्र में 5-5 वर्ष में अपने क्षेत्र में घूमते रहो 3, भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष 4, धर्म महामार्ग की नियुक्ति 5वां, आत्मनियंत्रण 6, और तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन 7वां, 8वां। सबसे लंबा शिलालेख 7वां, सबसे लंबा शिलालेख 7वां। और शिष्टाचार के रास्ते पर चलो, सत्य, शिष्टाचार एवं सच्चाई के रास्ते पर चलो 9वां। और राजा हो या मंत्री हो, राजा हो या मंत्री हो, प्रजा के हित के लिए हमेशा तैयार रहो 10वां, धर्म की व्याख्या 11वां, स्त्री महामात्र 12वां, कलिंग युद्ध 13वां, धार्मिक जीवन सबको जिए 14वां। क्या हुआ? 14वां। अब रहते हैं थोड़ा सबके, ठीक है ना? अब बताना है, ये तो ऐसे पूछा, सीधा पूछा तो ऐसे बोल देगा, ठीक है ना? अब बताओ, जल्दी बताओ, आप लोग बताइए कि राजा हो या मंत्री हो, ठीक है ना, प्रजा के हित के लिए हमेशा तैयार रहो 10वां। कौन सी? धर्म की व्याख्या 11वां, धर्म की व्याख्या 11वां, स्त्री महामात्र की नियुक्ति 12वां, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल 6, और धर्म महामात्र की नियुक्ति 5वां, धर्म महामात्र की नियुक्ति 5वां। सबसे लंबा शिलालेख 7वां, कलिंग युद्ध की चर्चा 13वां, कलिंग युद्ध की चर्चा 13वां, पशु बलि की निंदा पहला, पशु बलि की निंदा पहला। दल के दखल आ होते कि नहीं उधर? आ होते कि नहीं उधर? ये सब चोरी करके पढ़ा हुआ है। पशु बलि की निंदा पहला, पशु बलि की निंदा पहला। भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष का अपनाना 4था। किसमें? 4था। अधिकारियों लोग को आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में 55 वर्ष में घुमा करो 3, किसमें? 3, धर्म महामात्र की नियुक्ति 5वां, तीर्थ यात्रा का वर्णन 7वां एवं 8वां, शिष्टाचार में रहो 9वां, सच्चाई पर चलो 9वां, सच्चाई पर चलो 9वां, और धार्मिक, क्या बोल रहा है? धार्मिक रास्ता पर चलो 14वां। ठीक है ना? तो याद हो गया? अरे याद हुआ? याद हो गया होगा। बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, आपके नोट्स अगर अच्छे से कर लेते हैं तो हम बाकी तो आप क्लास में सर दें। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ना होगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाते हैं ये सब देख लिए, ये सब सारा चीज़ देख लिए हैं। अब क्या होगा? ये नोट्स में नहीं लिखा है कंप्लीट, ठीक है ना? तो आप लोग जो है नोट्स में इसको आराम से लिख सकते हैं। पहली बार आप लोग बोले तो लिखाने तो लिखा दिए, ठीक है ना? अब यह डाल दो 15, यह डाल दो। और तो अशोक के क्या रखते हैं? अशोक के प्रशासन क्या रखते हैं? अशोक का प्रशासन, अशोक का या मौर्य वंश का प्रशासन डायरेक्ट रखते हैं। मौर्य वंश का प्रशासन, ठीक है ना? मौर्य वंश का प्रशासन के बारे में देखते हैं, प्रशासन के बारे में, ठीक है ना? जैसे बताए थे वैदिक काल में क्या बताए थे? सबसे बड़ा क्या था? राष्ट्र था। राष्ट्र के नीचे क्या था? जन था। जन से नीचे क्या था? विषय था। विषय के नीचे क्या था? ग्राम था। और ग्राम से नीचे क्या था? कुल था। और कुल के मुखिया कौन था? पिता था। और सबसे छोटा कुल था। उसमें क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? पढ़िए ना लाया। उसमें क्या देखेंगे? मौर्य। क्या देखेंगे? मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में। सर अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए सर थोड़ा। चलिए थैंक यू। अशोक के भी बात मानना पड़ेगा, ठीक है ना? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस अभिलेख में है सर? ये भी आपका जो है प्रथम में कहा गया, लेकिन पृथक शिलालेख, इस 14 शिलालेख में नहीं, अलग से शिलालेख में किया गया है। पृथक शिलालेख में अलग से लिखा गया है, ठीक है ना? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये लिखा गया है।
सर बोर्ड PDF डाल दीजिए मोर वंश का। डाल लेंगे, खत्म हो जाएगा तो डाल लेंगे। आज खत्म हो जाए क्या करेंगे, डाल लेंगे, टेंशन क्या ले रहा है, डाल लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बंदर, यहाँ डालेंगे, क्या बता रहा है, तो मोर प्रशासन, मोर प्रशासन में सबसे बड़ा क्या था, साम्राज्य, क्या था, साम्राज्य, मोर साम्राज्य, मोर साम्राज्य, मोर साम्राज्य। इससे छोटा क्या था, प्रांत, क्या था। अच्छा भारत क्या हुआ, भारत साम्राज्य हो गया है। भारत में 28 प्रांत है, क्या, तो उसका प्रांत, उसके बाद क्या हुआ, प्रांत, और प्रांत में फिर जिला, प्रांत में फिर तो ये हुआ विषय, क्या हुआ, विषय। अच्छा सबसे छोटा था ग्राम, क्या था, ग्राम, क्या था, ग्राम। इस प्रकार जो है मोर साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, साम्राज्य, क्या था, साम्राज्य। साम्राज्य के मुखिया राजा खुद है, राजा खुद, राजा खुद। और प्रांत के कौन होगा, तो प्रांत के कौन होगा, प्रांत का होगा क्या, तो प्रांतपति, प्रांत पति, प्रांत पति। और विषय का विषयपति, विषय का विषयपति का मुखिया विषयपति। और ग्राम के मुखिया ग्रामी, ग्राम का मुखिया ग्रामी, ग्राम का मुखिया ग्रामी के। जैसे मान लो कि भारत हो गया है, भारत में कौन सी हुआ, राज, तो राज हुआ प्रांत, क्या हुआ, प्रांत। और राज्य में क्या हुआ, जिला, जिला हुआ विषय, क्या हुआ, विषय। और विषय में क्या हुआ, जिला में क्या हुआ, गांव, क्या हुआ, गांव हुआ, ग्राम, क्या हुआ, ग्राम। तो ये है मोर प्रशासन की इकाई, छठा इकाई क्या हुआ, ग्राम, क्या हुआ, ग्राम हुआ। और 10 ग्राम मिल के, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 ग्राम मिल के, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम मिलकर, 10 ग्राम मिलकर, 10 ग्राम मिलकर एक जो प्रखंड बनता था, और प्रखंड पर जो शासन करता था उसे बोलते हैं गोप, क्या बोलते हैं, गोप। क्वेश्चन पूछा 10 ग्राम के मुखिया क्या बोलते हैं, गोप। 10 ग्राम के मुखिया क्या बोलते हैं, गोप। 10 ग्राम के मुखिया क्या बोलते हैं, गोप, क्या बोलते हैं, गोप बोलते हैं। अच्छा बताना है कि मोर, अशोक के जो मोर साम्राज्य था, अशोक के जो साम्राज्य था उसमें कुल कितना प्रांत था, अशोक अभी 28 प्रांत थे। लेकिन मोर वंश तो उस समय काफी बड़ा था, अफगानिस्तान भी भारत में था, पाकिस्तान भी भारत में था, ठीक है ना, असम, म्यांमार सब कुछ भारत में था ना। तो उस समय कितना प्रांत था, जल्दी बताओ, उस समय कितना प्रांत था। तो उस समय प्रांत था कितना, 35 गो, अरे 5 था, ठीक है ना, 5 गो प्रांत था। और टूट के लगभग 5 गो देश निकल गया है, देखो यहाँ पर। और वो अखंड भारत टूट के 5 गो तो देश निकल गया है। अफगानिस्तान एगो अलगे, पाकिस्तान अलगे, इधर म्यांमार अलगे, ठीक है, बांग्लादेश अलगे, ठीक है ना, भूटान वगैरह अलगे निकल गया है, ठीक है ना। ये सब निकल गया है। और उसमें 5 गो प्रांत था, 5 प्रांत मतलब 5 गो देश लगभग था, क्या था, 5 देश नहीं था। तो बताओ आप लोग देखो, सभी बच्चे मेरे संतान है, अशोक जो बोले थे ना, ये अलग शिलालेख में बोले थे। एक अलग शिलालेख था, ये 14 शिलालेख में नहीं बोले थे, अलग से शिलालेख था, उसको बोलते हैं पृथक, क्या बोलते हैं, तो पृथक शिलालेख बोला। प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया था सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान है, प्रथम शिलालेख में कहा गया। अब क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अशोक का बता रहे हैं, अशोक मोर वंश में कुल कितना प्रांत थे। तो मोर वंश में अशोक के समय, अशोक के, तो मोर वंश में अशोक के समय कुल 5 प्रांत, कितना प्रांत था, कुल 5 प्रांत, कुल 5 प्रांत था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितना प्रांत था, 4 प्रांत था। लेकिन अशोक जो कलिंग को जीत लिया था, कितना प्रांत हो गया था, 5 प्रांत, कितना प्रांत हो गया था, 5 प्रांत हो गया। पहला उत्तरी प्रांत क्या है, पहला था उत्तरी, क्या था, उत्तरी प्रांत, उत्तरी प्रांत। दूसरा क्या था, दूसरा था पूर्वी प्रांत, क्या था, पूर्वी प्रांत। तीसरा क्या था, दक्षिणी प्रांत, क्या था, दक्षिणी प्रांत। अब बोलो पश्चिमी प्रांत क्या है, पश्चिमी प्रांत नहीं था, ठीक है ना। चौथा कौन सी था, चौथा था अवंती, क्या था, अवंती। इतना तो आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी था, एलला इतना जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी। लेकिन कलिंग जो है, कलिंग को 261 BC में अशोक आक्रमण किया था, कलिंग को जीत लिया था और 5वां प्रांत बनाया कलिंग। किसको बनाया था, कलिंग। तो 5वां प्रांत क्या हो गया है, हो गया कलिंग। क्या हो गया, आप राजधानी पूछ लेता है, सबके राजधानी बताओ, सबके राजधानी बताओ। तो उत्तरी प्रांत की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला, कहाँ था, राजधानी। क्या बता रहे हैं, जैसे अभी 28 प्रांत सबका राजधानी है ना, अरे बोल ना। उसी प्रकार उत्तरी प्रांत की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला, कहाँ था। और तक्षशिला किस नदी किनारे बसा हुआ है, सिंधु झेलम, सिंधु झेलम। पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ था,
पाटलिपुत्र, पाटली पुत्र, पाटली पुत्र, पाटली पुत्र। और दक्षिणी शिलालेख कहाँ था? दक्षिणी प्रांत के रानी कहाँ था? कर्नाटक के स्वर्णगिरी, 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 स्वर्णगिरी। अवंतिका, उज्जैन, अवंतिका, उज्जैन। लेकिन महाजनपद काल में उत्तरी अवंतिका, उज्जैन, दक्षिणी अवंतिका, माहिष्मती, यह महाजनपद काल में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कलिंगा, तोसली, कलिंगा, तोसली, कलिंगा। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था? अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था? देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चंपारण, ठीक है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस प्रकार दे देगा, बांग्लादेश, इस प्रकार दे देगा। तो अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ पता है? अरे जहाँ अशोक खुद दे रहते थे वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, पाटलिपुत्र से। सबसे था पाटलिपुत्र में तो अशोक रहबे करता था, राजधानियाँ तो वह था, वह से पूरा अखंड भारत प्रशासन होता था। तो वहाँ तो अभिलेख मिलबे करेगा, वह अभिलेख नहीं मिला था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तो राजभा खुद है। जो बात बोलना होगा तो ऐसे बोल देगा, पहुँच जाएगा, अगर बोल फैल जाएगा। जहाँ दूर दूर है, जहाँ राजा नहीं पहुँच पाएगा, बहुत दिन में पहुँचेगा, वहाँ पर अपना बात नहीं करेगा, बात को लिख देगा पत्थर उत्थर पर। पाटलिपुत्र तो राजभा बैठल है, ना बैठल है, तो वहाँ पर लिखना जरूरी है। वहाँ तो एक बार ऐलान करेगा, फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा। यानी पाटलिपुत्र में अभिलेख नहीं मिलता, पाटलिपुत्र में अभिलेख नहीं मिलता, याद कर लेना। पाटलिपुत्र में कोई अभिलेख नहीं है, कोई अभिलेख नहीं मिलता है। भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। बताओ तो मौर्य वंश कितने प्रांत में बटा हुआ था? 5 प्रांत में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत, अशोक के समय 5 प्रांत। उत्तरी प्रांत के राजधानी तक्षशिला, पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र, दक्षिणी प्रांत का स्वर्णगिरी, अवंती का उज्जैन, कलिंग का तोसली। और कलिंग पर आक्रमण किया 261 BC में, 261 BC में किया था, 261 BC में किया था। अब कुछ ऑफिसर देख लेते हैं, ऑफिसर क्या देखते हैं? ऑफिसर देख लेते हैं, ठीक है ना। भैया सबसे बड़ा स्तंभ लेख बता दीजिए। स्तंभ लेख से सारनाथ का स्तंभ लेख हो जाएगा, और शिलालेख में जो है 7वां शिलालेख हो जाएगा, ठीक है ना। शिलालेख में 7वां हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो यार बता रहे हैं आप कि आप कुछ और बचा हुआ है। ऐसे देखेंगे आप अशोक के, देखेंगे अधिकारी, क्या देखेंगे? अधिकारी लोग जो से क्या बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही पूछा गया, 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है। ऐसे देखो अशोक का जो मंत्री था ना, मंत्री में सबसे हेड जो था, मंत्री में हेड जो था उसे कहा गया प्रधानमंत्री। क्या कहा गया? प्रधानमंत्री। क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री। क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री कहा गया। बिंदुसार के समय जो प्रधानमंत्री था तो खल्लाटक, क्या था? खल्लाटक। अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था चाणक्य, कौन था? और खल्लाटक जो है अशोक के समय भी रहे थे, ठीक है ना। अब यह ध्यान दो, तो अशोक के समय मंत्री में, मौर्य वंश में मंत्री में जो सबसे हेड था उसे क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री। क्या कहा गया है? और सेना में सबसे हेड था सेनापति। क्या कहा गया है? सेना में सबसे हेड था उसे क्या कहा गया है? सेनापति। तो इस सबसे सब लोग मार देगा, नहीं मार देगा? अरे मार देगा। लेकिन क्वेश्चन वहां पूछा था, क्या पता है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आय व्यय का कितना इनकम आया है, कितना जो है खर्चा हुआ है, तो जो आय व्यय का लेखा जोखा करता है उसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताओ। बताओ जो आय व्यय का क्या बोला गया है? जो आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा करता है, कितना इनकम आया है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, उसे बोले समाहर्ता। क्या बोले थे? और ये क्वेश्चन पूछा गया है, समाहर्ता। क्या बोला गया है? समाहर्ता। और पैसा जहाँ पर आया है वो कहीं जमा होगा तो उसका भी कोई हेड होगा, उससे बोलेंगे क्या? कोषाध्यक्ष। क्या बोलेंगे? यानी जहाँ पैसा आके जमा होता है तो ठीक है ना, उसे तो उस कोषाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? जहाँ पैसा जमा होता है उस कोषाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सन्निधाता। क्या बोलते हैं? सन्निधाता। क्या बोलते हैं? सन्निधाता। और ये भी पूछा गया है, भी आई है, पूछा गया है, बोल दिया पूछा गया है, ठीक है ना। बताओ जो आय व्यय का लेखा, कितना आया कितना खर्चा हुआ, जो लेखा जोखा करेगा समाहर्ता। और जहाँ पैसा सब जमा हुआ है उसका जो हेड रहेगा यानी कोष के जो अध्यक्ष रहेगा उसे क्या बोलेंगे? सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता, सन्निधाता। और याद रखना कि पहली बार जो है ना चाणक्य के नेतृत्व में पहली बार जो है गुप्तचर का व्यवस्था किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं गुप्तचर के बिना कोई भी देश जो है चल नहीं पाएगा। गुप्तचर ही सब दिमाग लगाता है
कि कोई देश में जो है किस देश में मतलब क्या करना है, कोई देश भारत में जो है क्या मतलब कोई दुश्मन जो है भारत में क्या रणनीति रच रहा है, ये सारा पता गुप्तचर लगाता है। जैसे कोई ड्रेस वगैरह कुछ नहीं होता है, वो खाली सरकार ही जानता है कि मेरा कौन कौन गुप्तचर में है, बाकी कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे आप लोग अजीत डोभाल थे, पाकिस्तान में बहुत दिन रहे थे, ब्राह्मण लेकिन पाकिस्तान में जो है आम जिंदगी बहुत दिन जिए थे। पाकिस्तान में सब खुफिया जानकारी निकाल के लेकर आ गए, अजीत डोभाल लेकर आ गए। ये सब गुप्तचर है, क्या है? तो गुप्तचर कौन शुरू किया था? गुप्तचर व्यवस्था शुरू किए थे चाणक्य। कौन किए थे? गुप्तचर व्यवस्था। क्या बोल रहे हैं? तो गुप्तचर व्यवस्था शुरू कौन किए थे? तो ये किए थे चाणक्य। कौन किए थे? चाणक्य। और गुप्तचर को मौर्य वंश में क्या बोलते थे? तो गुड पुरुष। क्या बोलते थे? यह भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। गुप्तचर को मौर्य वंश में क्या बोलते थे? गुड पुरुष यानी वैसा पुरुष जिसमें सभी गुण कूट कर गुड़ कर भरल है, इसे क्या बोलेंगे? गुड पुरुष। क्या बोलेंगे? गुड पुरुष। और कृषि योग भूमि क्या बोलते थे? तो कृषि वाला जो भूमि है, अरे भूमि कभी को अध्यक्ष होगा ना, जो भूमि में लिखे टैक्स लेगा उससे बोलते सीता अध्यक्ष। क्या बोले थे? क्योंकि हल से जो जोता है, हल से खेत जोतते हैं, समझो यहाँ पर हल से क्या जोतते हैं? खेत जोतते हैं। तो हल में से खेत जोतेंगे तो रेखा हो जाएगा, अरे हर के रेखा ना होगा तो रेखा बोले थे सीता। क्या बोले थे? हर से खेत जोतेंगे तो खेत में होगा रेखा, तो हर से जोते जाने पर खेत में जो रेखा होता है बोले सीता। क्या बोले थे? तो सीता के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, यानी कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष। क्या बोले थे? कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष। क्या बता रहा? तो कृषि विभाग के अध्यक्ष, कृषि विभाग के अध्यक्ष क्या बोले थे? कृषि विभाग के अध्यक्ष बोला सीता अध्यक्ष। और हर के लेखा क्या बोल रहे हैं? हल के रेखा जो था उसे क्या बोले थे? सीता। ऐसा भी ध्यान रखो, सीता माता कहाँ से आई थी? धरतीपुत्री। सीता माता धरतीपुत्री नहीं थी, सीता क्या हुआ है? सीता हो गया। ये सब याद रखना है, ठीक है ना। और आप लोग जो पूछे तो हम बोल दिए, थोड़ा लिख देते। प्रथम सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये क्वेश्चन पूछे थे ना आप लोग। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, आपको प्रथम पृथक शिलालेख में, पृथक शिलालेख के अलग से शिलालेख में सभी मनुष्य क्या है? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये अशोक बोले थे किसमें? प्रथम पृथक शिलालेख में बोले थे, प्रथम पृथक शिलालेख में बोले थे, याद रखना है, ठीक है ना। अशोक बोले थे। और 14वां क्या कहा गया? 14वां कहा गया सभी लोग जो धार्मिक जीवन जीने का कोशिश करें। और 14वां शिलालेख में अशोक एक बात और बोले थे कि हम और बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है ना, और वो काम जो है नहीं लिखा गया है, इसमें मेरी गलती नहीं है, लिखने वाला की गलती है। 14वें में भी कहा गया, ठीक है ना। इस प्रकार अशोक, इस प्रकार मौर्य वंश पूरा कंप्लीट हो गया है। नवा लोग का जो है 6 घंटा क्लास हुआ हुआ ना, हाँ खत्म हो गया। मौर्य वंश कंप्लीट। अब कल इसका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। कल अब इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव में पहले आपका ले लेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव में पहले आपका जो है हरियक वंश ले लेंगे, फिर आपका जो है शिशुनाग वंश ले लेंगे, फिर आपका नंद वंश ले लेंगे, फिर सिकंदर जो है एक साथ ले लेंगे। अब मौर्य वंश एक अकेला लेकर आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, नहीं बता है, ठीक है ना। बताइए समझ कुछ आया? इसे खोजने में दिक्कत हो जाता है कभी कभी। क्या दिक्कत होता है? रिकॉर्डेड क्लास में बाय डे लिख के डाल दीजिएगा सर, ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो सर। रिकॉर्डेड क्लास में तो डेट तो लिखा होता है, क्लास नंबर 15, क्लास नंबर 16, क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 18, क्लास नंबर जो है 19, 21, इस तरह तो लिखा होता है। दिक्कत क्या है? हाँ, ऊपर में टॉपिक का नाम भी लिखा रहता है। बताइए। तो बहुत सारा चीज़ आप लोग बोलते हैं पढ़ा दीजिए तो एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जो नोट्स में लिखल है तो नोट्स में लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे अभी हम 14 शिलालेख कंप्लीट डिटेल में बता दिए थे, नोट्स में लिखल है, ठीक है ना, तो लिख लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग बोले तो बता दिए थे, तो नोट्स में लिख लेना है। और इंपॉर्टेंट भी था परीक्षा दृष्टि से, ठीक है ना। रोहतास की धरती से प्रणाम गुरु जी, सभी लोग को प्रणाम, नमस्ते। और आप लोग को पता है कि भारत में साक्षरता की दृष्टि से 1 नंबर जो डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है ना। है साक्षरता में 1 नंबर कौन है? रोहतास। और साक्षरता में सबसे कम कौन है बिहार में? पूर्णिया। कौन चीज़ है? पूर्णिया और भागलपुर भी, ठीक है ना।
हाँ सर, समझ में बहुत अच्छा से आया है सर। कि टाइम कितना हुआ? टाइम अगर बचेगा तो रिवीजन भी करवा देंगे। रिवीजन करवा दे कि अच्छा रिवीजन करवाते हैं। ऐसे तो हम वहाँ से रिवीजन करवा दिए आप लोग को, जो शिलालेख से है वहाँ से देने करवाते, जैसे आए थे उसे रिवीजन करवाए थे, थोड़ा उधर से रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना, करवा देते हैं आप लोग को रिवीजन। कहाँ से? तो अशोक के जन्म उन्म से ऐसा पूछते हैं, रिवीजन तो खरी करवाए में पूछते हैं हम, ठीक है ना। बताओ, मौर्य वंश रिवीजन करवा रहे हैं, बताओ मौर्य वंश का स्थापना कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की है? घनानंद। किसे? और नंद वंश के अंतिम राजा कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 BC में हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कब किए थे? 322 BC में किए थे। और मौर्य वंश कितना BC तक चला था? 185 BC तक चला था। और अरे पहले पूछ लेना, बहुत बड़ा हीरो बन रहा है। आज जहाँ इधर से पूछने लगा तो बौखने लगेगा। अभी हम क्रम में जा रहे हैं। फिर मौर्य वंश जो है कुल कितने टाइम पीरियड तक शासन में रहे थे? 137 वर्ष। 137 वर्ष तक रहे थे। और बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का शासक कौन था? बृहद्रथ। और चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या थी? तो मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मूरा। और बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम क्या था? चाणक्य। प्रधानमंत्री के नाम क्या था? चाणक्य। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम पत्नी का क्या नाम थी? दुर्धरा। दुर्धरा केकर बेटी थी? घनानंद की। और कार्नेलिया यानी हेलिना किसकी बेटी थी? सेल्यूका निकेटर की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूका निकेटर को पराजित कब किए थे? 305 BC में। दहेजवा में कौन चीज लिया था? कारून, कंगार, हैरात, नकरान। और कितना हाथी दान में दे दिए थे? 500 हाथी। 500 हाथी, याद 500 हाथी जो है दान में दे दिए, दान में दे दिए थे। फिर बताना है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल में बताया गया था? निम्न कुल में बताया गया था। वृषण नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल में। क्षत्रिय कुल में हुआ। क्षत्रिय कुल में हुआ था, ये बताए थे। फिर आपको बताया था मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलता है? वायु पुराण। कौन पुराण से? तो मौर्य वंश के जानकारी हम लोग को वायु पुराण से प्राप्त होता है। वायु पुराण से प्राप्त होता है, ये बताए थे। फिर बताए थे कि बताओ कि पाटलिपुत्र में लगभग कितने वर्ष तक काल पड़ा था? 12 वर्ष पड़ा था। लेकिन उससे पहले बताया था कि सेंडोकोटस और एंडोकोटस शब्द किसके लिए यूज किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। किसने किया था? जस्टिन। और साथ में अस्ट्रेबो। लेकिन सेंडोकोटस और एंडोकोटस जो है यही चंद्रगुप्त मौर्य है। यही चंद्रगुप्त मौर्य। कौन पहचाना था? सर विलियम जोन्स ने पहचाना। सर विलियम जोन्स ने पहचाना था। और कहा किसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख सेना लेके पूरे भारत को रौंद डाला था। तो प्लूटार्क के अनुसार और कितने वर्ष तक जो है पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था? 12 वर्ष अकाल पड़ा था। किसके समय पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को अपना लिए थे? जैन धर्म को अपना लिए थे। जैन धर्म को दीक्षा कौन दिए थे? भद्रबाहु ने दिए थे। चंद्रगुप्त जो है संलेखना विधि का पालन कहाँ किए थे? सरवनबेल गोला कर्नाटक में किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हो गया था? सरवनबेल गोला कर्नाटक में हो गया था, संलेखना विधि पालन करते हुए। और किसके समय जैन धर्म 2 भाग में बट गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। विकास कुमार, कोशिश आप कीजिए सर कि PY की क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव तो ठीक रहेगा सर। अब कौन दुनिया में रहते हैं पहले? PY की क्वेश्चन हो, कोनो बैच देखे हैं मेरा? PY की किसमें नहीं करवा है ऑब्जेक्टिव? विकास कुमार, तुम्हारा विकास कैसे होगा? ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं? तो बताए थे कि जैन धर्म 2 भाग में श्वेतांबर और दिगंबर में कब बट गया था?
चंद्रगुप्त मौर्य के समय श्वेतांबर का जनक कौन था? अस्तूल भद्र। दिगंबर का जनक कौन बना था? भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार का अर्थ क्या हुआ? अमित्र घाट। अमित्र घाट किसे कहा गया है? बिंदुसार का। बिंदुसार के माँ का नाम क्या था? दूरधरा। वसुंधरा बोलता है। दूरधरा क्या था? दूरधरा क्या थी? दूरधरा। और बताना है कि आप लोग को बताना है कि क्या बताए थे ओ शत्रुनाशक, ठीक है ना। यदि ओ मित्र घाट, तो ओ मित्र घाट किसे कहा गया था? बिंदुसार। किसे कहा गया था? बिंदुसार को कहा गया था। फिर बताना है कि बिंदुसार को पुराण में क्या कहा गया था? बारिसार या भद्रसार कहा गया था। बिंदुसार को जैन धर्म में क्या कहा गया था? सिंहसेन कहा गया था। किस बौद्ध गुरु के अनुसार बिंदुसार ने 16 युद्ध को जीता था? तो तारानाथ। किसके? तारानाथ के अनुसार। और बिंदुसार के मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री कौन थे? खल्लाटक। कौन थे? खल्लाटक। और बिंदुसार के कुल कितने पुत्र हुआ था? 101 पुत्र हुआ था। बड़ा पुत्र का नाम क्या था? सुशील था। दूसरा नंबर कौन था? अशोक था। और अशोक ने कितने भाई को हत्या किया था? 99। कौन कुआं में डाल दिया था? आदम कुआं में। किस ग्रंथ के अनुसार? बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार कुआं में डाल दिया था। फिर बताए थे कि बिंदुसार जो है ये गद्दी पर कब बैठे थे? 298 BC में। और कब तक रहे थे? 273 BC तक। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक। कौन बने थे? अशोक। लेकिन बिंदुसार की धर्म को माने थे? आजीवक संप्रदाय धर्म को माने थे। और आजीवक संप्रदाय धर्म के संस्थापक कौन थे? मोखलीपुत्र गोसाल थे। फिर बताए थे अशोक जो है गद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक जो है गद्दी पर कब बैठे थे? तो 269 BC में। उत्तराधिकार का युद्ध कितना हुआ था? 4 वर्ष हुआ था। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 BC में हुआ था। अशोक के पिता का मृत्यु कब हुआ था? 273 BC में हुआ था। लेकिन गद्दी पर कब बैठा था? 269 BC में। अरे अशोक के पिता बिंदुसार के मृत्यु 273 BC में हुआ था। लेकिन 4 वर्ष उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था। 269 BC में गद्दी पर बैठा था। बताए थे। फिर बताए थे अशोक को पुराण में क्या कहा गया था? अशोक वर्धन। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के माँ का नाम क्या था? क्या थी? शुभद्रांगी। या उसे क्या कहा गया? धर्मा। तुम लोग को मारेंगे, लेला होश हो जाएगा। क्या कहा गया? धर्मा। क्या कहा गया था? धर्मा। अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे? 8वें वर्ष। कब किए थे? 261 BC में किए थे। और कलिंग के उसमें शासक कौन थे? नंदराज। राजधानी कहाँ था? तोसली। तो कलिंग की रानी तोसली थे। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक का हृदय क्या हुआ? परिवर्तन। और कौन रास्ता पर आ गए थे? धर्म के रास्ता पर आ गए थे। और अशोक जो है कौन धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। बौद्ध धर्म का प्रेरणा किससे मिला था? निग्रोध से मिला था। और लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दिए थे? उपगुप्त। कौन दिए थे? उपगुप्त ने दिए थे। ये सब सारा चीज बताए थे। फिर बताए थे भारत में सर्वप्रथम जो है शिलालेख यानी अभिलेख यानी स्तंभलेख का प्रचलन कौन शुरू किया था? अशोक ने किए थे। लेकिन विश्व में पहली बार कौन किए थे? डेरियस प्रथम ने किए थे। अशोक के शिलालेख कितना में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। एक था कौन? शिलालेख। दूसरा क्या था? स्तंभलेख। तीसरा क्या था? गुहालेख। क्या था? गुहालेख। सबसे रूम में रिवीजन करवा दिए थे। जैसे क्लास स्टार्ट किया तो रिवीजन करवा दिए थे। चलो भाई अब अपने पढ़ लेना, ठीक है ना? गिनने दिया, उल्टा पुल्टा बोलता है, बकवास करता है। बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है ना? बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। बोर्ड पीडीएफ जो है आज ही डाल दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए।
बाकी बार आप लोग जो है जितना करवाए उतना कर लेना है, ठीक है ना। इतना आप लोग कभी जो है मोर वंश से पढ़वे नहीं किए होंगे अभी तक, ये तो फिक्स है पढ़ा है। लूसेंट आप पढ़ो, लूसेंट आप समझ आएगा, लूसेंट अब पढ़ेगा तो आप समझ आएगा। और लूसेंट ऐसे पढ़ेगा मोर वंश तो पगला के मर जाएगा, ठीक है ना। क्रम से लिख लेना, जिस प्रकार मतलब पढ़ाए थे उस प्रकार क्रम से नहीं लिखा है। वो यहाँ बाता, वो बाता वहाँ पर, ये बाता यहाँ पर, ये बाता वहाँ पर, मतलब घुसला फुसला के लिखा हुआ है, ठीक है ना। बोलने के लिए हम सो सॉरी सर, क्या बोलने के लिए सो सॉरी, क्या लिख रहा है? खगड़िया के धरती से प्रणाम सर, खगड़िया के बारे में कुछ बोलिए। खगड़िया के बारे में क्या बोले? सभी लोगों को जय हिंद, नमस्ते, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सभी धरती जो है भारत की धरती है। आई एम वी आर ऑल इंडियन, ठीक है ना। और वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। सभी लोग खगड़िया धरती और कहीं भी हो, सभी लोग को आपका पक्का चला लाहौर यादव, फिर कोई पक्का एकदम रहना, कच्चा एकदम रहने ना है, सबको पक जाना है, ठीक है ना। आप लोग ब्रांड एम्बेसडर, खगड़िया के ब्रांड एम्बेसडर जो है विकास जी है, अथी कौन सी है, खगड़िया के ब्रांड एम्बेसडर दिवेश जी है। और खगड़िया में जो है जिक्र जी मस्ती के बारे में बताइए, 349 रुपये में कौन सी मिल रहा है बताइए सब पगला को, ठीक है ना। 5 या 6 हज़ार में जो है लटक के रह जाता है और उसको उतना जानकारी भी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ब्रांड एम्बेसडर है, बताइए जिक्र जी मस्ती के बारे में और फैला दीजिए पूरा, ठीक है ना। सर लूसेंट सॉल्यूट लाइएगा, ठीक है, ओके जरूर सर, आज नोट्स में डाल दीजिए, चलो ठीक है। ले एगो आरजेडी जिंदाबाद यहाँ कर रहा है, अरे वहाँ भटवा में जाकर पावर दिखाओ ना अपना, तो यहाँ पर जिंदाबाद लिखना हो जाएगा। वोट की पावर दिखाओ, ठीक है ना। देखो गलत प्लेटफॉर्म पर तुम लोग जो है मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म अच्छा वहाँ करो, ऐसे कहीं पर करेगा तो क्यों ताया जाता है, और जो है फोटो देने वाला जो है तो वो फोटा कट जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कहता है इतना उछल रहा है, जो देने वाला रहता है वो कट जाता है। तो ऐसा ना हो कि फोटा कट जाए, ठीक है ना। अच्छा काम करो, दिखाओ कि देखो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सपोर्टर है, जो वोटा देवे लेना है वो दिल हृदय पिघल जाए, आंसू की तरह हृदय पिघल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए। और देवे वाला है कि दूसरा पार्टी को दे दे, तो पार्टी को, ठीक है ना, तो वो सपोर्टर को दे दे, इस तरह काम करो, ठीक है। बाय। हम मुगल सराय से ब्रांड एम्बेसडर राहुल यादव, बिल्कुल है ना, मुगल सराय में झंडा गाड़ देना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है ना। बाय।